हैं। जहां तक कि खर्चों का सवाल है, वो तो उन्होंने जो प्लान बनाया है वो इमीडिएट तो नहीं है। अक्टूबर में जो सुपर कांग्रेस की उन्होंने बनाई है, 12 लोगों की जो कमेटी बनाई है जो करेगी, अपना वो देगी, और उसके बाद दिसंबर में तो ये तो एक चलता हुआ आएगा। एंड उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है अप्रोक्सीमेटली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 सालों में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि खाली खर्चे कम करना की बात जो है, ये एक तरह से बहुत अधूरा आउटलुक दे रही है इस पूरे आर्ग्यूमेंट के ऊपर। कि जब हम खर्चे करने की बात करते हैं, बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं अभी हमारे खर्चों के लिए बराबर नहीं है, इसलिए हम खर्चे कम करें। लेकिन एक चीज जो हम डिबेट नहीं कर रहे वो ये है कि हमारे रेवेन्यूज कम क्यों हैं। क्योंकि हिस्टोरिकली यूएस टैक्स रेट जितने लो अभी हैं कभी नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कहिए या इंडिविजुअल टैक्स रेट्स कहिए, हमेशा दे हैव बीन एट द लोएस्ट राइट नाउ। इसी चीज में मैं एक और भी चीज ऐड करना चाहूंगा राजीव जी, क्या आपको लगता है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स लोड वहां पर अमेरिकियों पर पड़ेगा? क्या टैक्स के ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशंस होने जा रही हैं? पहली बात। दूसरा, क्या बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पर इंक्रीज करने की कोई बात है? देखिए अभी फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई बात होती हुई नहीं देखी। इंटरेस्ट इस रिसेशन के टाइम पे इंटरेस्ट इंक्रीज करना तो बेसिकली अब ये कहिए कि आप और भी नुकसान पहुंचाएंगे इकोनॉमी को। तो इस समय फेडरल रिजर्व तो वो बात कर ही नहीं रहा, वो तो डिबेट में ही नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए मार्केट भी उसी तरह रिएक्ट कर रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोवेस्ट है यूएस हिस्ट्री में। सो इस समय तो इंटरेस्ट रेट करना तो बेसिकली अब ये समझिए कि इकोनॉमिक टर्म्स में एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन हो सकती है। क्योंकि एज इट इज हम वी आर टॉकिंग ऑफ डबल द रिसेशन, और आप इंटरेस्ट रेट कर दीजिए तो बेसिकली आप समझिए कि और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग तो और बेसिकली कम हो जाएगी। If cost of borrowing goes up, कौन पैसा खर्च करेगा? तो अगर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं किया गया तो फिर इन्वेस्टर वहां पर मूव क्यों करेगा? अभी देखिए ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये उस पर बेस कर रही है कि इन्वेस्टर अभी इस यूएस डेट से भागने की सोच रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय वो चीज इतनी सर्टेन नहीं है जितना हमें उसके डाउनग्रेड से लग रहा है। लेकिन अगर इफ लोग जाएंगे, अगर बॉन्ड का सेल ऑफ हो जाता है मंडे को, तो अब ये अज्यूम कीजिए कि देयर इज अ सेल ऑफ, मंडे को सेल ऑफ हो जाता है एंड इंटरेस्ट रेट हैव टू शूट अप, देन ऑफ कोर्स द बैंक्स विल हैव टू रिएक्ट। बिल्कुल। आई डोंट थिंक वी कैन, वो तो होगा ही होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है वो आएगा ही आएगा। अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस समय की जो स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, हालांकि ये अभी ताजा ताजा स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं, इनको पिछले काफी लंबे अरसे से इन स्थितियों को देखा जा रहा है। हालांकि 2000 से ही लगभग ये स्थितियां पैदा होती हुई नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने वाला है अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर, सबकी नजरें थी। 2004 आया, 2004 के बाद 2008 के अंदर जो बड़ा रिसेशन हमने देखा, वो रिसेशन क्या अभी भी आप अग्रवाल साहब मानते हैं कि उभर नहीं पाया था अमेरिका? कहीं ना कहीं उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से और उसके आज परिणाम सामने हैं। देखिए, अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं और इस प्रकार के खर्चे किए हैं जो कि किसी प्रकार से सराहनीय नहीं है। और उन्हीं का एक कारण है कि इस प्रकार की जो एक्सेसिव स्पेंडिंग है उसका असर यह है कि आज 15 ट्रिलियन डॉलर का डेट उसके ऊपर है, जो कि ऑलमोस्ट 102 या 103% है उसकी जीडीपी का। और वही कारण है कि इतना डेट अधिक होने की वजह से स्टैंडर्ड एंड पुअर को वो ये कम करना पड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका को चाहिए, जिस प्रकार से डिबेट में भी ये कहा गया सीनेट में, कि वो अपने खर्चे कम करे, लेकिन इस समय ऐसा समय नहीं है जहां पर वो खर्चे कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो पॉलिसिंग कर रहा है, आई थिंक उसको पॉलिसिंग कम करने की आवश्यकता है। उसको ये आवश्यकता है कि जिस प्रकार से एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको कम करे। जहां तक सोशल सिक्योरिटी की बात है उसमें खर्चा कम करना मुश्किल है, इंश्योरेंस में कम करना मुश्किल है, हेल्थ में कम करना मुश्किल है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं कटौती उनको करनी पड़ेगी। दो टुक जवाब अग्रवाल साहब, भारतीयों को अब डरने की जरूरत है या नहीं? दो टुक, हाँ या नहीं, भारतीयों को डरने की जरूरत है या नहीं? क्या भारतीयों को डरने की जरूरत है या नहीं? भारतीयों को जरूरत है और भारतीयों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालें। जी राजीव जी, चलते चलते आपसे भी, भारतीयों को डरने की जरूरत है या नहीं?
मेरा ख्याल से भारतीय इन्वेस्टर्स को थोड़ी डरने की जरूरत है, भारतीय वर्कर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कहीं नहीं जा रहा। बेसिकली इन फ्यूचर इंडिया हैज अ ग्रेट इकोनॉमिक आउटलुक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया प्राइम टाइम में फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। Ever ready, power your ride. जीतिए हर हफ्ते बाइक और कई इनाम एवर रेडी बैटरीज और टॉर्चेस के साथ। एसएमएस कीजिए सीक्रेट कोड और आंसर 57575 पर। JMD, defining quality. JMD, defining quality. दो जिस्म, दो जान, लेकिन शक्ल एक। दुनिया का सबसे रहस्यमयी गांव, जहां हर घर में है जुड़वा, जुड़वाओं की जमात का राज। देखिए रहस्य, आज रात 10:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। नॉर्थहैम्पटन के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड से यह है क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। टेस्ट मैचों की तरह प्रैक्टिस मैच में भी टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज परेशान नजर आए और पूरी की पूरी टीम नॉर्थहैम्पटन के इस मैदान पर पोपट नजर आई। भारतीय टीम के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का क्या कारण है, किस वजह से भारतीय टीम लगातार गलतियां कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पैडी ऑप्टन के उस बयान की जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट में खलबली मच सकती है। इसके अलावा बात करेंगे वीरू के उस वनवास की जो अब खत्म होता नजर आ रहा है। इसके अलावा बात होगी राहुल द्रविड़ की वनडे टीम में वापसी की, और आपको ये भी बताएंगे कि सिलेक्शन कमेटी के पोपट राम कैसे बार बार पलटी मारते नजर आते हैं। इसके अलावा बात होगी उस काउंटी बैट की जिसका अपना इतिहास है और जिस बैट की वजह से कभी नॉर्थहैम्पटन की पहचान हुआ करती थी। इसके अलावा बात होगी खेल जगत की और भी तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश मिशन 009। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी मैदान पर मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत इसलिए है कि तीसरे टेस्ट मैच और उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन कर सके। सचिन तेंदुलकर मैदान पर हैं, जबरदस्त तरीके से उन्होंने नेट प्रैक्टिस की। इसके अलावा टीम के साथ जो खिलाड़ी जुड़े हैं, मसलन विराट कोहली की बात करें, उन्होंने जमकर अभ्यास किया। प्रवीण कुमार जो इस अभ्यास मैच में नहीं खेल रहे थे, उन्होंने भी जमकर गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम में एक चीज तो दिखाई पड़ रही है कि वो इस सीरीज में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया के जो तमाम पोपट राम हैं, जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से अब तक टीम इंडिया को नीचे देखना पड़ा है सीरीज में 2-0 से पीछे, आखिर इन पोपट राम की वजह से क्या गलतियां हो रही हैं मैदान पर, और क्यों भारतीय टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है अब तक इस इंग्लैंड दौरे पर। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिलिए टीम इंडिया के महारथियों से जो अपनी पोपटगिरी छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले टेस्ट में और फिर प्रैक्टिस मैच में भी ये पोपट बन गए। चाहे सामने वाली टीम कोई भी हो, गेंदबाज कैसा भी हो, लेकिन टीम इंडिया के दिग्गज हर एक गेंदबाज को पूरा सम्मान देते हुए अपना विकेट दान कराते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं टीम इंडिया के पोपटों से जिन्होंने एक बार फिर कटवाई टेस्ट की बेस्ट टीम की नाक। पोपट नंबर 1 महेंद्र सिंह धोनी। पोपट नंबर 1 का खिताब जाता है टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि ये जनाब हर मैच में लगातार पोपट बनते जा रहे हैं। धोनी ने 2 टेस्ट मैचों में महज 49 रन बनाए, तो अभ्यास मैच में महोदय 2 रन ही बना सके। लेकिन इनकी खास बात यह है कि माही अपने आउट होने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलते। गेंद को देखते ही जनाब के पैर चलने बंद हो जाते हैं। कप्तान साहब को बड़ी उम्मीद थी कि प्रैक्टिस मैच में उनका और टीम का फॉर्म वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर इंग्लैंड में वो बन गए पोपट। पोपट नंबर 2 सुरेश रैना। मिलिए पोपट नंबर 2 से जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करना आ गया है।
लेकिन जब आमने सामने होने का वक्त आया तो जनाब की आंखें ही बंद हो गई। रैना ने 2 टेस्ट मैचों में 91 रन बनाए और जनाब प्रैक्टिस मैच में भी 33 रन बनाकर बाउंसर का शिकार हो गए। रैना भी अपने कप्तान के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं और एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। पोपट नंबर 3 गंभीर। सहवाग की गैर मौजूदगी में गौतम पर ही टीम की शुरुआत की गंभीर जिम्मेदारी थी, लेकिन गौतम ने तो टीम इंडिया को पोपट बना दिया। पहले टेस्ट में 33 रन तो दूसरे में चोट की वजह से खेले ही नहीं, लेकिन वीरू का साथ मिलने के बावजूद गंभीर अभ्यास मैच में सिर्फ 18 रन ही बना पाए। नॉर्थम्पटन शार के खिलाफ ऐसे बल्लेबाज ने शतक जड़ा जिसकी तीसरे टेस्ट में जगह भी पक्की नहीं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे टेस्ट में माही आर्मी का क्या हाल होने वाला। राजीव मिश्रा, नॉर्थम्पटन, इंडिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजों ने अब तक बेहद औसत प्रदर्शन किया है और राहुल द्रविड़ को अगर छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज अब तक इस दौरे पर प्रभावित नहीं कर पाया है और इसी वजह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर उंगलियां उठ रही हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की टेक्निक पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की वजह क्या है। हर क्रिकेट एक्सपर्ट का अलग अलग अपनी अपनी राय है और अगर हम पैडी ऑप्टन की माने जो भारतीय टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े थे, उनका ये मानना है कि भारतीय टीम के ऊपर थकान हावी हो रही है। भारतीय क्रिकेटर्स एक मशीन की तरह खेल रहे हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम के प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। मानसिक रूप से थक चुकी है माही आर्मी, परेशान है धोनी ब्रिगेड, थक कर चूर हो गई है टीम इंडिया। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों में लगातार मिली शिकस्त के बाद सबने भारतीय खिलाड़ियों की खिंचाई तो की, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है इस पर गौर करना भूल गए। आखिर क्या वजह थी कि टीम को हार का सामना करना पड़ा? क्या वजह थी कि खिलाड़ी चोट की चोट से जूझते पाए गए? दरअसल इसकी वजह थी थकान, हद से ज्यादा क्रिकेट और बेहद व्यस्त कार्यक्रम। यही नहीं, इन 2 हार की जिम्मेदार थी बीसीसीआई, जिसने खिलाड़ियों को मशीन बना दिया है, नोट छापने की मशीन। टीम के पूर्व मनोवैज्ञानिक कोच पैडी ऑप्टन की माने तो भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की वजह है कोच का खराब रवैया और खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर उदासीनता। जी हां, जरा गौर से देखिए पैडी ऑप्टन ने कैसे बातों ही बातों में बीसीसीआई को करारा तमाचा जड़ दिया। व्यस्त कार्यक्रम में आराम के लिए समय नहीं मिलने की वजह से भारतीय खिलाड़ी मानसिक रूप से टूट रहे हैं, ये कहना है पैडी ऑप्टन का। भारत के सफलतम कोच गैरी कर्सन के सहयोगी रहे पैडी की राय वैसे बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि मौजूदा व्यस्त कार्यक्रम की मांग है कि खिलाड़ी मशीन की तरह काम करें। इस हालत में खिलाड़ियों की शारीरिक थकान के बारे में तो हर किसी को पता चल जाता है, लेकिन उनकी मानसिक थकान का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसी तनाव भरी स्थितियों में खिलाड़ियों का हाल वैसा ही हो जाता है जैसा विश्व कप के फौरन बाद हुआ था। वो एक बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें खिलाड़ी तमाम मुश्किलों के बावजूद सफलता पाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद वो बुरी तरह टूट गए। ऐसे में क्रिकेटरों से मशीन की तरह काम लेना बंद करना होगा और ये जिम्मेदारी होगी बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी की, जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर को ध्यान में रखकर झोंक देते हैं खिलाड़ियों को मैदान की भट्टी और प्रदर्शन खराब हुआ तो कहते हैं टीम से बाहर निकल जाए। नॉर्थम्पटन से राजीव मिश्रा के साथ दिवाकर सिंह, इंडिया न्यूज। तो थकान को अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाएं तो ये स्कोरबोर्ड भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में, क्योंकि भारतीय टीम अभी तक इस स्कोरबोर्ड पर 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें। और भारतीय टीम को अगर सीरीज में बराबरी हासिल करनी है या कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है तो इस स्कोरबोर्ड पर उनको रन लगाने ही होंगे और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे बल्लेबाजों पर, जिनके ऊपर बड़ा दारोमदार है एक अच्छी शुरुआत देने का। और अगर खासतौर से हम वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो उन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सब ये सोच रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग आएंगे तो भारतीय टीम की किस्मत बदल जाएगी, और वहीं वीरेंद्र सहवाग की खुद की माने तो वो ये मानते हैं कि लंबा एक उनके लिए वनवास था और अब उनका वनवास इस इंग्लैंड दौरे पर खत्म होता नजर आ रहा है। खत्म हुआ वनवास। लौट आई टीम इंडिया की उम्मीदें। छट जाएगा हार का अंधेरा, क्योंकि अब वीरू करेंगे बेड़ा पार।
करीब 3 महीने का वनवास गुजारने के बाद टीम इंडिया के संकट मोचक पालनहार कर्णधार वापस लौट आए।